गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारे जो यूएसए हेजमनी है उसके दो लास्ट टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। एक तो इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएसए और दूसरा है हाउ कैन ओवरकम हेजमनी बी हेजमनी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मैं इसमें कंप्लीट करूंगी। सबसे पहले हमने वहाँ पे भी देखा था जब यूएसए ख़त्म हुआ था, इंडिया के रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ कैसे थे। जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को करेंगे सारे चैप्टर्स के अंदर, तो उसमें हम ये ज़रूर देखेंगे कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं। चाहे हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई चैप्टर इसमें इंडिया का पार्ट ज़रूर होएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि हेजमनी के टाइम पे यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशनशिप कैसे थे। तो इनके जो तीन रिलेशन थे वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा में, उसमें टू फैक्टर्स आर इंटरलेटेड। कौन कौन से थे वो टू फैक्टर्स? फर्स्ट था द यूएस ऑब्जर्व अबाउट 60% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। ठीक है, तो यूएसए कितने 65% जो एक्सपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर का कहाँ पे हो रहा था? इंडिया में हो रहा था। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। ठीक है, आगे है 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी इन इंडियन रीजन। बोइंग एक जगह वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है यूएसए में, उसका 35% लोग कौन है? इंडियन ओरिजिन के हैं। इसीलिए भी इनके रिलेशनशिप के ये फैक्टर हैं जिससे पता चला कि इनके रिलेशनशिप इस फील्ड में बहुत अच्छे थे। आगे 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली जैसे एक आईटी हब है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो इंडियन कितने 3 लाख इंडियन वहाँ पे काम कर रहे थे। तो मतलब टेक्नोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएसए इंडिया के लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत डिपेंड था उस टाइम पे, मतलब आज भी है। तो आगे 15% ऑफ द ऑल हाई टेक स्टार्टअप आर बाय इंडियन अमेरिकन। जो इंडियन अमेरिकन है वहाँ पे रह रहे हैं 5% जो हाई टेक है वो कौन काम कर रहे हैं? वो भी इंडियन अमेरिकन लोग ही उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो थे कि इंडिया और यूएसए के आपस में रिलेशन कैसे हैं, मतलब किस किस फील्ड में कौन कौन से फैक्टर है जो ये बता रहे हैं कि उनके रिलेशन है इसमें। आगे हैं कि जब ये यूएसए हेजमनी बना और इस हेजमनी के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे होने चाहिए ये तो डिस्कस होता ही रहता था। तो इंडिया कौन सी ऑप्शन को ऑप्ट करे, तो उस टाइम पे एनालिसिस्ट मिल बैठे थे जो मतलब जब भी कोई इशू होता है तो उनको एनालाइज किया जाता है। जो उनको एनालाइज करते हैं उनको एनालिस्ट बोला जाता है। जो उस टाइम पे ये एनालिसिस थे, इन्होंने कहा था, तो ये 3 तरह के व्यू आए थे। पहला व्यू यही था कि इंडिया को यूएसए हेजमनी के साथ क्लोजनेस नहीं बढ़ानी चाहिए। उनको अपने आप को, अपनी मिलिट्री पावर, उनकी मिलिट्री पावर से डरना चाहिए। इसके बजाय उनकी मिलिट्री पावर्स के साथ क्लोजनेस बढ़ाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी नेशनल पावर, अपनी मिलिट्री पावर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो हम इस हेजमनी के खिलाफ उठ के खड़े हो सके। जो दूसरे एनालिसिस थे उन्होंने क्या क्या कहा था कि कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूएसए, मतलब वो क्या है, यहाँ पे एक वर्ड भी आएगा म्यूचुअल कन्वर्जेंसेस। मतलब अब यूएसए और इंडिया को क्या करना चाहिए? इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उनके पास एक मौका मिला है, उनको यूएसए के साथ हाथ मिलाना चाहिए, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी इकॉनमी को ग्रो करने का एक चांस देना चाहिए। तो मतलब जो सेकंड एनालिसिस था वो क्या कह रहे थे कि हमें यूएसए के साथ मिलके चलना चाहिए ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें। अगला थर्ड ग्रुप था, वो कहते थे कि हमें ना तो यूएसए के साथ जाना चाहिए, ना यूएसए से दूरी बना के हमें क्या करना चाहिए? हमें एक कोलिशन कंट्रीज़ को लेके एक वर्ल्ड डेवलप करना चाहिए। जिन जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं उनके साथ कोलिशन करके इतना पावरफुल बनना चाहिए कि अपने आप ही जो हेजमनी हम उससे दूर हो जाएँगे। तो मतलब जो भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो नए-नए आज़ाद हुए थे, जिनके पास अभी रिसोर्सेज़ की कमी है, जो फुली डेवलप्ड नहीं है इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी वाइज़ पावरफुल नहीं है, तो वो लोग अगर मिल के काम करें तो वो भी वर्ल्ड में कहीं न कहीं किसी पावर में आ सकते हैं। तो नेचुरली हेजमनी को अपने आप वो हेजमनी से दूर हो जाएँगे और हेजमनी भी एक तरह से तरीके से फिर उस टाइम पे जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो था इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप किस फैक्टर्स के बिहाफ़ पे थे और कैसे होने चाहिए, इसको लेके ये पॉइंट था। आगे हाउ कैन हेजमनी बी ओवरकम, हेजमनी को ख़त्म कैसे किया जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स इसमें ना जो दो मेन है स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं। एक स्ट्रैटेजी आप इसमें देखोगे जो आ रही है बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। दिखाती हूँ कहाँ पे ये रही।
बैंड वैगन स्ट्रेटजी, बैंड वैगन स्ट्रेटजी में कह रहे हैं कि आपको किसी यूएसए से दूर होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो हेजमनी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड के लिए स्ट्रेटजी बनी थी। बैंड वैगन एक जो थ्योरी है वो किसकी है, साइकोलॉजी की है। तो इसको इसी में भी इस सेक्टर में भी अप्लाई किया गया है। तो इसमें कहा गया कि आपको उसके साथ रिलेशन बनाने चाहिए, किस यूएसए के साथ मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी चाहिए, अपना ट्रेड बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब फील्ड में काम करना चाहिए, ना कि आप हेजमनी के अगेंस्ट होके चलो। तो आप वह मतलब कहने का मतलब है कि आप अपनी साइकोलॉजिकली ये सोच के चलो कि आप उस चीज़ से फ़ायदा उठाओ, ना कि उसके अगेंस्ट जाओ। तो दूसरी स्ट्रैटेजी, ये तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है, मतलब कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है हेजमनी से, बैंड वैगन स्ट्रैटेजी होगी। सेकंड है हाइड। हाइड मतलब अपने आप को छुपा लो, आप ना तो उसमें कुछ बोलो, दूर रहो उससे। लेकिन क्या ये पॉसिबल था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन से ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो लोग चुप बैठ के दूर से सब कुछ देखते रहें। तो ये जो एक पॉलिसी थी, ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये इतनी कामयाब नहीं थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये इसका ऑफर था कि ऐसी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो, उसको जो करना है करते रहो, आप लोग उसमें कोई पॉलिसी ना बनाओ, उनके साथ कोई रिलेशन ना बनाओ, कोई इंटरफेरेंस ना करो। तो ये भी पॉसिबल नहीं था। तो आगे जो थर्ड है, थर्ड था रेजिस्टेंस टू अमेरिकन हेजमनी। मतलब उन्होंने कहा कि ना आप उसके साथ बैंड वैगन स्ट्रेटजी रखो, ना हाइड रखो। तो आप इसको किसके ऊपर छोड़ दो, आप इसके ऊपर एनजीओ के ऊपर छोड़ दो, सोशल मूवमेंट्स को, क्योंकि हेजमनी आप कुछ कर नहीं सकते हो, खुले होके खुलेआम लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यूएसए के साथ चाइना, इंडिया, रशिया मिलके लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ नहीं सकते क्योंकि इनके आपस में डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए इन्होंने जो थर्ड ओपिनियन वही आई थी कि अगर एनजीओज़ हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, पब्लिक ओपिनियंस हैं, राइटर्स हैं और बहुत सारी जो एक्टिविस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिख सकते हैं, मीडिया है, इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये दुनिया के सामने पेश करें कि अमेरिका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो जो भी रूल बना रहा है अपने हिसाब से बना रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे लॉ होना चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन हो, वो किसके हाथ की कठपुतली है, वो अमेरिका के हाथ की, मतलब यूएसए के हाथ की कठपुतली है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग प्रचार कर सकते हैं, ये लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूएसए हेजमनी को रोका जा सकता है। तो कहते हैं आज के टाइम पे हम कहाँ पे रह रहे हैं कि ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। तो इस ग्लोबल विलेज में आपको कहते हैं कि वी आर आर नेबर्स ऑफ द विलेज हेडमैन। हेडमैन हमारा मतलब यूएसए है। तो क्या पॉसिबल है कि हम उससे बिल्कुल लग रहे हैं, हम अपना विलेज छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास तो एक ही ऑप्शन, हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम यूएसए के से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते और ना ही उसको छोड़ सकते हैं। तो हमें उसी के साथ उसको नज़रअंदाज करके रेजिस्टेंस विल देन बी द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जैसा है हमें उसको उसके उसी हिसाब से उसके साथ चलना होएगा और अपने अपने कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना होएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यही आई थी। फर्स्ट था यही कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, बैंड वैगन स्ट्रेटजी अपना सकते हो, हाइड स्ट्रेटजी अपना सकते हो, जहाँ आप क्या कर सकते हो उसी। थर्ड था मतलब एनजीओज मिलके काम कर सकती है, राइटर्स मिलके काम करते हैं, उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो रहा सका, तो एक ही ऑप्शन बचती थी वर्ड के साथ, रेसिस्टेंस, मतलब उसी के साथ रह के जैसी है उसी ऑप्शंस को अपना लो, उसी हिसाब से रास्ता अपना लो और अपनी डेवलपमेंट भी साथ साथ करते जाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और असाइनमेंट्स में आपको कल भेज दूँगी। आप इस चैप्टर को सुन लो, ये मैंने पूरा थॉरोली नहीं पढ़ा है, मैंने इसके मेन पॉइंट्स बताए हैं, तो आपने इसको खुद भी पढ़ना है। थैंक यू।